फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक। इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो जरूरी है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना। जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो उसके बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए मैकेनिक से, चाहे वो ट्रक का हो या किसी सिस्टम ऑफ फोर्स का हो, आप उसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे। जब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, आप बीच में अटकेंगे और क्वेश्चन नहीं जानेगा। तो पहले इसको जानना जरूरी कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप 12th में पढ़ के आए हैं, कुछ इंजीनियरिंग के नए कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं, तो इसको समझिए ध्यान से। और आई एम श्योर जब आप कंटिन्यू इसको देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है मैकेनिक, मैकेनिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। मैकेनिक का मतलब ये है स्टडी अबाउट फोर्स, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको और फोर्स के साथ उसके एक्शन, ठीक है, या फिर उसका इफेक्ट के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिक, ठीक है। ये जो मैकेनिक्स है, ठीक है, सिविल और मैकेनिकल, आगे चल के इसके दो और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लूइड मैकेनिक, ठीक है, और दूसरा होता है मॉस, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे वो आपके अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक से शुरू होकर आगे के पूरे इस सब्जेक्ट पे यूज होता है 8th सेमेस्टर तक। इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, ठीक है। तो मैकेनिक को हमने समझ लिया कि मैकेनिक क्या होता है, ठीक है। अब मैकेनिक को पढ़ने के लिए उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो हमारा होता है, सबसे पहले जैसे कि टाइम। टाइम क्या है भाई, किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा होता है मास, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है, मास कितना है, उसका वेट कितना है, W=mg, यू नो, ठीक है। लेंथ, ठीक है, कोई भी, ये मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग। फोर्थ होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन कितने टाइम पे क्या चेंज कर रही है। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है कोई भी पार्टिकल है कितने टाइम पे कितनी दूरी गई, मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके टर्म्स पे अपन क्या करते हैं, मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। इसके सिवाय जो एक मेन चीज है वो है आपकी रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, देखिए समझिए। मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, प्लेन है और वहां पर दो आपके पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी कब कहलाएगा, जब इसमें कोई फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे F1 लगा, यहाँ पर आपका F2 लगा, F3 लगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ए और बी, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो उसको अपन कहते हैं रिजिड बॉडी और रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखें रिजिड बॉडी और स्ट्रक्चर की, तो वो ये है कि वेयर द फोर्स आर एक्टेड ऑन ए प्लेन और ए बॉडी बट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स, इट्स नोन एज द रिजिड बॉडी। क्लियर है, मतलब जब किसी प्लेन पे या किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और वो पॉइंट जो है क्या कर रहा है, फोर्स लगने पे भी अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है, ठीक है। तो आगे इसके बाद देखते हैं। तो अब इसके बाद
लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो अपन यूज करते हैं, फर्स्ट है अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या कहता है भाई, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स चार्ज एक्ट ना करे, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इस पर जब तक मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो अपनी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं करेगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब कोई भी बॉडी जो है फोर्स लगेगा तो उसका जो चेंज होगा, ठीक है, फोर्स लगने के कारण जो चेंज होगा वो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब मैं इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी हो सकता है सपोज यहाँ आ जाए, तो मतलब जो चेंज होगा उसकी पोजीशन में, उसकी कंडीशन में, उसकी स्थिति में, वो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगा। तीसरा आपका फेवरेट मतलब पलट के जवाब देने की आदत, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी पे जितना अपन एक्शन लगाएंगे उतना वो रिएक्शन देगा, ठीक है। आपका फेवरेट पलट के जवाब देने की आदत जो है वही ये भी है। सपोज कीजिए ये पेन, इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये बोर्ड भी क्या है, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। यही कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, ये सेकंड था न्यूटन का और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। इसके बाद न्यूटन का एक और लॉ था, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि ये मान लो कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका मास अपन m1 ले लेते हैं, इसका मास अपन m2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो अपन d ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मास का मल्टीप्लीकेशन होगा डायरेक्टली, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कहता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये इस टाइप के कुछ बेसिक लॉ है जो कि आपको मैकेनिक्स में यूज करने पड़ते हैं। इसके बाद है अपना लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग ऑपरेशन, ठीक है। फोर्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करूंगा, फोर्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करूंगा, परंतु या बट उसके ऑपरेशन में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं, देखिए समझिए वो क्या है, कुछ खास बात नहीं है, बस आप इसको दिमाग लगा के याद रखिए। डेफिनेशन आप अपने से लिखिए, मैकेनिक्स रट के जाने की जरूरत नहीं है, आप जो डायग्राम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लिख के आइए, डेफिनेशन आप अपने से लिखिए, जो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आ भी चुका है, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या है, देखिए ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है केवल और केवल आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जितने भी स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा, ठीक है, जैसे मीडियम वालों के लिए, उसके लिए ये जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का जो लॉ है वो यूज होता है, ठीक। देखते हैं कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये अब इस बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लग रहा था, फोर्स यहाँ पे लग रहा था, बट लाइन स्ट्रेट है, तो मैं अगर इस फोर्स को यहाँ की जगह यहाँ अप्लाई कर दूँ तो इसके पोजीशन में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होगी। फोर्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो गया, बट इस बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। इसको एक और एग्जांपल से अपन समझेंगे। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, ये तो आपको बेसिक समझने के लिए हो गया, और इसको किस टाइप से यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है।
अब मान लीजिए इस पर कोई फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा था, ठीक है। मान लो ये फोर्स F था, ठीक। मान लो ये फोर्स F1 था। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग जब मैं इधर से कोई फोर्स लगा दिया, मान लो, ठीक, तो इस पे फोर्स लगेगा, मान लो ये F2 दिया, ठीक है, और इधर उसको F1 मिला। क्योंकि ये सभी फोर्स एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो कुल मिला के फोर्स यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, इक्वली होगा, उसके मैग्नीट्यूड में किसी भी प्रकार के डिफरेंस नहीं आएंगे। कैसे देखिए, F जो है वो F2 के इक्वल होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू F2, बट क्या होगा, निगेटिव होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट, क्लियर। तो अगर ये अपोजिट होगा तो ये कट जाएंगे, मतलब ये जीरो, मतलब आपके पास ओनली फोर्स क्या होगा, F1, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक ही लाइन पे फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं तो मैं उसको यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, उसका जो एक्शन होगा वो उतना ही होगा, क्लियर है। तो इसको समझना। नेक्स्ट जो अपना रूल है प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, ठीक है, बल के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, ठीक। देखिए कैसे होता है, जब अपन मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ चीजें देखनी पड़ती कि उसका वैल्यू कितना है। जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी उसको अपन जानेंगे नहीं कि वो क्या चीज है, अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक होता है मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसको मैं इस फिगर से आपको बता रहा हूँ, देखो फिगर से आपको मैं बता रहा हूँ, समझिए। मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये अपना वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है, ठीक है, क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। अब इस पे, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो वो जो खड़ा है उसका जो लोड आ रहा है, लोड कितना आ रहा है, 100 न्यूटन का लोड आ रहा है। तो ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितनी है, 100 न्यूटन, 8.6, ठीक, क्लियर। दूसरी बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी जो है इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक। द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब, लाइन ऑफ एक्शन जो है ना दो टाइप के होते हैं, पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं क्या चीज, वर्टिकल। ये जो होता है अपना वर्टिकल होता है, ये होता है अपना हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है भाई, अपना नीचे की साइड आ रहा है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। देखिए डायरेक्शन को समझिए, जब कोई फोर्स ऊपर जाता है तो इसको अपन बोलते हैं क्या चीज, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना फोर्स है वो 100 न्यूटन नीचे आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक। इस टाइप के कुछ बेसिक चीजें हमको पता हो। जब अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो ऊपर हो जाने वाली फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे आने वाली फोर्स को निगेटिव लेते हैं, क्लियर है। अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव, ठीक है। सेम अगर वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है राइट हैंड साइड, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो उसको निगेटिव लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये भी 2 और 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है कोलिनर फोर्स, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोलिनर या फिर
जैसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी फोर्स किसी भी लाइन पे एक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, उसको अपन बोलते हैं क्या है, कोलिनर फोर्स। कोलिनर फोर्स का मतलब, ठीक है, आप समझ जाइए कि कोई भी मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, बीम पे ये कोई वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कोलिनर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, उस पर भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके कोलिनर फोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है कोप्लानर पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो कोप्लानर पैरेलल फोर्स में आपका क्या होता है, देखिए कोई भी फोर्स, ठीक है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स क्या करेगा, मूव कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या है, कोप्लानर पैरेलल फोर्स, ठीक। नेक्स्ट होता है कोप्लानर लाइट लेंथ फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी फोर्स पैरेलल एक्ट करेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक ही साइड होगी, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम होगा। इसके केस में लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, चेंज होगा, अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। कोप्लानर कॉन्क्रेंट फोर्स, कोप्लानर कॉन्क्रेंट फोर्स का मतलब यह है कि ये कोई भी पॉइंट पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पॉइंट, ठीक है, ऑल द फोर्सेस आर एक्ट, ठीक है, मतलब सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक पॉइंट है, तो उसको बोलेंगे कोप्लानर कॉन्क्रेंट फोर्स, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कोप्लानर नॉन कॉन्क्रेंट फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये कोई बॉडी है, ये कोई पॉइंट है, बट सभी फोर्स क्या है, इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे सब पॉइंट पे आ रहे थे, यहाँ पे सब पॉइंट से दूर जा रहे थे, तो इसको बोलेंगे अपन नॉन, ठीक है, कोप्लानर नॉन कॉन्क्रेंट फोर्स, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अपन स्टडी करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कभी भी यूज हो जाता है, उसके कंडीशन को आपको समझना है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, F1, और यहाँ पे कोई फोर्स आपका F2 एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल इज थीटा, ठीक है, एंगल इज थीटा। अब इसको, ये जो है कंपोजिशन है फोर्स का, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, देखिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ये इस टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल पे अगर एक्ट कर रहा है, तो अगर इसको मैं एक्स एक्सिस में लेके जाता हूँ, तो ये होता है अपना, मान लीजिए आर है, तो ये आर कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है आर साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। जो होता है कैसे, देखिए आर का आर ये इधर आ गया, तो ये हो गया आर का आर, और यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा एंगल है, तो थीटा, थीटा के जगह पे 30 रहता तो 30 आ जाता, आर के जगह पे अगर फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन होती तो 10 आ जाता, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी, एंगल थीटा ऊपर चला गया, तो लेकिन वर्टिकल के लिए साइन थीटा, फोर्स आर का आर, बस यही काम है। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, तो ये क्या होगा, F1 तो पहले से ही है, अब ये F2 एक्ट कर रहा है, अब F2 इधर आएगा, तो क्या होगा, F2, F1 पहले से एक्ट कर रहा था, ठीक है, और अब यहाँ पे और क्या आ गया भाई साथ में, F2 cos थीटा। सेम यहाँ पर भी ये ऐसे होगा, ये इस साइड जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, तो क्या होगा भाई, F2 sin थीटा, ठीक है। अब इनका ये जो बन गया, अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होता है भाई, अंडर रूट सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ एफ एक्स देखूंगा तो F1 है प्लस क्या है, F2 cos थीटा, ठीक है,
क्लियर है। वैसे अगर मैं सम ऑफ एफ वाई देखूंगा, ये एफ एक्स हो गया, ठीक है। वैसे अगर मैं सम ऑफ एफ वाई देखूं तो क्या है, सिर्फ एफ टू टाइम होता है, ठीक। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई। देखो एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा, क्लियर है, ठीक। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। फॉर्मूला ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक है। F1 और आपका F2, ठीक है। तो F1 के लिए तो सिर्फ F1 ही रहेगा, क्लियर है, F1 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये F2 स्क्वायर और ये F2 स्क्वायर में से F2 स्क्वायर कॉमन निकल गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक। रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए अपने पास कुछ कंडीशंस होंगे एंगल के, ठीक है। देखो फॉर्मूला मेरा आ चुका है, R इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थीटा के कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि रिजल्टेंट कितना होगा। मान लीजिए थीटा, सपोज कीजिए कि थीटा आपका कितना है भाई 90 है, थीटा 90 होगा तो आपका आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यदि आपका थीटा इक्वल टू मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो 0 cos 0 1, तो रिजल्टेंट कितना होगा भाई F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2F1 F2, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 का स्क्वायर, या फिर कुल मिला के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट हटा के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में है, रूट से बाहर आके क्या बचेगा F1 प्लस F2, क्लियर है। ये दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन आपके पास है थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू जब आप 180 रखेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी क्या थी भाई F1 माइनस F2। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरे मैकेनिक्स में मैक्सिमम जगह आपको ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसके सिवाय एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि देखिए ये आपका होता है सम ऑफ एफ वाई, ये होता है आपका सम ऑफ एफ वाई और ये होता है आपका सम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अगर आपको इस कंडीशन में रिजल्टेंट तो आपने निकाल लिया फॉर्मूला से, रिजल्टेंट निकालने के बाद अगर आपको बोल दिया कि आप जो है थीटा भी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू सम ऑफ एफ वाई बाय सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी जो हमने देखा कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, कैसे अपन लेते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लेता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, ज्यादा मार्क्स तो नहीं आएंगे, बट ये आपके आगे के क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए जानना भी जरूरी है। कभी यूनिवर्सिटी टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, एक्चुअली ये क्वेश्चन 2012 में आ भी चुका है, ठीक है, 4 मार्क्स में। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल क्या है, ठीक है, कि ये क्या है आपका एक फिगर है, इसमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, एक फोर्स आपका पी एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन का,
जिसका एंगल है आपका 15 डिग्री, ठीक है। और एक फोर्स आपका एक्ट कर रहा है Q, जिसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, फोर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब आपको जो एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फोर्स को मूव करना है। ये भी इधर मूव होगा, ये भी इधर मूव होगा, और एक बार ये दोनों वाई एक्सिस के लिए भी मूव होंगे, ठीक है। कैसे हो कि ये भी बताया था, इस डायरेक्शन के लिए आपको cos थीटा लेना होता है, इस डायरेक्शन के लिए आपको sin थीटा लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका फोर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे फोर्स 50 न्यूटन है, 15 डिग्री है, यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन है, 30 डिग्री है। क्लियर है बात? सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया हमने, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। यहाँ पे हमने, ठीक है, क्या किया, एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स मैं ले रहा हूँ, तो देखिए 50 न्यूटन फोर्स, एंगल 15, मैंने इसको यहाँ लाया, तो क्या होगा भाई, ये फोर्स का फोर्स और कॉस थीटा, मतलब फोर्स मतलब कितना 50 न्यूटन, और कॉस मतलब कॉस, और वैल्यू ऑफ थीटा 15 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वैसी 100 न्यूटन को भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो 100 का 100, और इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 + 15, टोटल एंगल 45, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 100 cos 45, ठीक। ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब अपन क्या करेंगे, Fy के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा हमको। ये है P को अपन इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा आपका 15 cos थीटा, 15 वर्टिकल डायरेक्शन है तो साइन, ठीक है। तो 15 साइन, ठीक है, 15 साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फोर्स आपका 50 रहेगा, तो 50 और साइन 50, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया है। उसके सिवाय फोर्स 100 न्यूटन, एंगल इसका कितना है भाई 45 डिग्री होगा, क्योंकि 50 + 30 45, ऊपर चला गया तो क्या हो गया भाई, ये देखो 100 sin 45, ठीक। अब आपको फॉर्मूला आपका ये होता है रिजल्टेंट निकालने का, ठीक, सम ऑफ एफ एक्स सम ऑफ एफ वाई, ठीक। जब आप सम ऑफ एफ वाई करेंगे तो इन दोनों फोर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। ऐड किए 15 cos 15, ठीक है, 100 cos 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 45 को आप कहाँ कैलसी से निकाल सकते हैं, वैसे ही पता होता है वैल्यू। cos 15 आपको नहीं पता है, कैलसी आपके पास रहते एग्जाम में, वहां से इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका आएगा 119 न्यूटन, ठीक। सेम प्रोसेस एफ एक्स के लिए जो दो फोर्स आए हैं उसका भी सम निकालो। ये प्लस किया, सम निकालने के लिए आया आपके पास कितना 23.65। क्लियर है? रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। वैल्यू हमने निकाल के रखी है, हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है। एफ आई की वैल्यू 119 न्यूटन एंड एफ एक्स की वैल्यू 23.65 न्यूटन। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आया है 1857.45। क्लियर है? इसके सिवाय अगर आपको पूछ दिया कि एंगल कितना है यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो आपको सम ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, एफ वाई की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 119 है, और क्योंकि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 23.65। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा और ये tan इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 119 डिवाइडेड बाय 85.65। और जब आप इसके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलसी से सॉल्व करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, कैलसी में आप वैल्यू डालिए, आपका आंसर आ जाएगा 35.1 डिग्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अपने कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी चीजें और बाकी है जिसको अपन क्लियर करेंगे, और मजा आएगा मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। पहले आप अपनी कमांड बनाइए मैकेनिक्स के, जो आपका क्या है जितने भी बेसिक चीजें हैं वहां पे अगर आप अपनी कमांड बना लेते हैं तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हौसला आपके पास आ जाता है। आपके कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है, आपका बेस मजबूत है, तो क्वेश्चन जितने भी डिफिकल्ट हो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक।